आज हिंदी की क्लास है, हिंदी की 7वीं क्लास है। हिंदी की 6ठी क्लास में हम लोगों ने कल समास के बारे में बात की थी। आज हम उपसर्ग व प्रत्यय के बारे में बात करेंगे। उपसर्ग व प्रत्यय तत्सम तद्भव कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हिंदी में सरलतम हैं, लेकिन हमें इसमें थोड़ी सी जो दिक्कत हो सकती है वो कहाँ हो सकती है कि उपसर्ग व प्रत्यय में एक्चुअली अंतर क्या होता है। अंतर का क्या है, देखिए आप उपसर्ग जो है इसको इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। प्री माने पहले का, प्री माने पहले का, और प्रत्यय को हिंदी में कहते हैं सफिक्स। तो प्रीफिक्स और सफिक्स अगर आप याद कर लें तो भी आपको अंदाज़ा रहेगा कि कौन पहले जुड़ता है और कौन बाद में जुड़ता है। उपसर्ग और प्रत्यय जो हैं कुछ ऐसे शब्द हैं या शब्दों के हिस्से हैं जिसे हम कहेंगे शब्दांश। शब्दांश माने शब्द का अंश। तो ये ऐसे शब्द हैं या शब्दांश हैं जो किसी दूसरे शब्द या शब्दांश में जुड़ते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय जो हैं वो ऐसे शब्द या शब्दांश हैं जो किसी दूसरे शब्द या शब्दांश में जुड़ते हैं और जुड़ करके उसे नया अर्थ देते हैं। बस यही उपसर्ग और प्रत्यय, प्रीफिक्स और सफिक्स। अब देखिए ना, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, जैसे मान लीजिए वनडे में तो इतना आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आपको कभी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस मेंस देने का मौका मिले जिसमें हिंदी व्याकरण आता है, शब्दों का अर्थ आता है, तो उसमें उपसर्ग और प्रत्यय का कभी कभी अर्थ पूछ लेता है और इसके अलावा उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या होता है ये पूछ लेता 5 या 10 नंबर में। तो फिर यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं, आप उनको रट लें, रट भी लें और समझ भी लें, वो आपको काम करेंगे, पूरे नंबर उसमें मिलेंगे। जैसे उपसर्ग जो है इसमें उप और सर्ग से मिलके बना है। ये उप का अर्थ है किसी के पास जाना, समीप जाना, पास जाना या निकट जाना। ओके, जैसे आप लोग पास में बैठे ना, एक दूसरे के आसपास बैठे, तो उप का मतलब है जैसे ना उप प्रधानाचार्य, तो प्रधानाचार्य के पास का ही है वो। तो उप का अर्थ है किसी के समीप जाना, पास जाना या नज़दीक जाना या निकट जाना। और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। अच्छा, सृष्टि का मतलब समझते हैं आप ना, सृष्टि करना संरचनात्मक, इसका मतलब क्या है, कुछ नया बनाना, कुछ ऐसा बनाना जो अभी तक नहीं है। जो सर्ग है उसका अर्थ यही है सृष्टि करना, या कुछ ऐसा बनाना जो अभी नहीं है। तो उपसर्ग का मतलब हुआ कि ऐसे शब्द जो किसी दूसरे शब्द या शब्दांश के पास जाते हैं और पास जाकर के कुछ नया शब्द बनाते हैं। लेकिन उप जो है, उपसर्ग जो है वो किसी भी शब्द या शब्दांश के पहले जुड़ता है या पूर्व में जुड़ता है। मैंने यहाँ लिखा है, सिंपल सी बात है, उप का अर्थ बताना, सर्ग का अर्थ बताना, और फिर ये बताना है कि उपसर्ग में ये जो है किसी भी शब्द के शुरुआत में या पहले जुड़ता है। प्रीफिक्स आप इसका याद कर लें, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि उपसर्ग किसी शब्द के साथ जुड़े तो उस शब्द में कोई नई विशेषता या नवीन विशेषता ले आए, ठीक है। अच्छा, इस प्रकार के शब्द उपसर्ग वगैरह कहलाते हैं। पूरा का पूरा आपका जो 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन आया आपका काम चल जाएगा। इसका एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे हार में प्र आपने जोड़ा तो प्रहार हो गया, हार में वी आपने जोड़ा तो विहार हो गया। मैंने अच्छा, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये उपसर्ग जो है हमेशा किसी सार्थक शब्द के साथ ही जुड़ेगा। अगर आपकी संधि अच्छी है तो आपका उपसर्ग व प्रत्यय जो है वो बहुत अच्छा होता है। अगर आपको संधि के नियम याद हैं, संधि किसी भी शब्द में संधि करना बेहतर तरीके से जानते हैं, तो आपका उपसर्ग व प्रत्यय कभी गलत नहीं होता है। तो उपसर्ग में आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि उपसर्ग जो है हमेशा किसी सार्थक शब्द के साथ जुड़ेगा। जैसे सार्थक शब्द क्या है, रात, दिन, ये सार्थक शब्द हुए ना, दिवस, दिनकर, ये सब सार्थक शब्द हुए। अर, टर, ये सार्थक शब्द नहीं हुए, ठीक है ना। अर, टर, अनबन, अच्छा से जैसे बन है, बन, बन माने बनाना, उसके साथ अन जुड़ गया तो अनबन एक सार्थक शब्द हो गया, लेकिन अन जो है सार्थक शब्द नहीं है, ठीक है। तो उपसर्ग जो है किसी सार्थक शब्द के साथ ही जुड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। किसी सार्थक शब्द के साथ जुड़ेगा और उस शब्द को कोई नया या कोई विशेष अर्थ दे देगा, या उसके अर्थ में कोई तेज़ी ले आएगा। लिख सकते हैं यहाँ पर, उसके अर्थ में कोई विशेषता, तीव्रता या तेज़ी ले आएगा। ओके, अब एक चीज़ आपसे और पूछेगा, उपसर्गों प्रत्यय में जब आप अंतर करोगे कि क्या उपसर्गों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, क्या प्रत्यय शब्दों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है, एक अनबन, अनबन, ठीक है ना, अनबन। तो अनबन अगर आप इसे तोड़ें तो अन प्लस बन, तो ये जो अन है ना ये उपसर्ग है। अगर इसे अगर आप अकेले इसका इस्तेमाल करें भाषा में, किसी वाक्य में, सेंटेंस में, तो अन जो है कोई सार्थक शब्द नहीं है। अन जो है कोई सार्थक शब्द नहीं है। कहने का मतलब ये है कि उपसर्गों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। जैसे ये है आपने ना प्रहार, बिहार में वी देखें, तो इसको आप किसी भाषा में, हमारी हिंदी भाषा में इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है बी का, है ना। वी मल के साथ जुड़ेगा तो विमल हो जाएगा, कल के साथ जुड़ेगा तो विकल हो जाएगा, समझ रहे ना। और रोध के साथ जुड़ेगा, अवरोध वाला रोध, तो विरोध हो जाएगा। वी का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ।
तो उपसर्ग जो हैं उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, ये किसी सार्थक शब्द के साथ जुड़कर ही अस्तित्व पाते हैं या अर्थ पाते हैं या कुछ प्रासंगिकता पाते हैं। समझ गए? सिंपल सी बातें हैं, लेकिन इतनी सिंपल भी नहीं है। ओके, ठीक है। अब जैसे बला में दू आपने जोड़ा है ना, दुबला है ना। जैसे अच्छा, जो दो गुना होता है, दो गुना का तत्सम क्या होता है आप बताएंगे? दो गुना का तत्सम क्या होता है आप बताएं? आप क्या नाम आपका नाम क्या? साइना। हाँ, दो गुना का तत्सम क्या होता है आप बताएं? यस, हाँ, द्विगुण, दीर्घुण नहीं, द्विगुण है ना। तिगुना का क्या होगा? त्रिगुण। ओके, चले, खैर किसी को कुछ नहीं आता। तो बला में आपने दू उपसर्ग जोड़ा तो वो हो गया वो दुबला, ठीक है ना। चक्र में कु जोड़ा, चक्र में आपने कु जोड़ा तो क्या हो गया वो कुचक्र, है ना। ओके, तो कु जो है हालांकि नेगेटिविटी को बताता है, लेकिन इसका स्वतंत्र अस्तित्व कोई नहीं है। चक्र के साथ जुड़ा तो हो गया कुचक्र, है ना, और सुम के साथ जुड़ा तो हो गया कुसुम। ओके, अच्छा, इसके बहुत सारे आपको अपवाद भी मिलेंगे कि उपसर्ग हमेशा सार्थक शब्द के साथ ही जुड़ेगा, बहुत से अपवाद भी मिलेंगे, लेकिन सामान्यतः जो हैं उपसर्ग जो हैं किसी सार्थक शब्द के साथ ही जुड़ते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना आप। अब लगे हाथ, प्रत्यय जो है प्रति और ए दो शब्दों से मिलकर के बना। प्रत्यय जो शब्द जो है स्वयं ही प्रति और ए दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रति का मतलब है साथ में लेकिन बाद में। अभी आपने देखा जैसे ये दोनों सिस्टर आती हैं, आप हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आप ध्यान रखना, जब ये दोनों सिस्टर आती हैं पीछे बैठी हैं तो इसमें गीता आगे होती है, प्रियंका पीछे होती है। हमेशा ध्यान रखना आप लोग, हमेशा ध्यान रखना। जैसे पति पत्नी का जोड़ा चलता है ना, तो पति आमतौर पर आगे चलता है और पत्नी पीछे चलती है। देखिए ना, तो मैंने कई बार महसूस किया कि गीता आगे होती है और प्रियंका हमेशा पीछे होगी। अंकित विकास आते हैं तो आप कभी भी महसूस करना अंकित आगे होगा और विकास जो है वो पीछे होता है। राबिया आसिया होती हैं तो राबिया अक्सर आगे रहती है, समझ? कभी आप महसूस करना, अब ये 8-10 दिन तक ध्यान रखेंगे हैं, उसके बाद फिर भूल जाएंगे और फिर आप इसको महसूस करना, ठीक है। तो प्रति माने साथ में लेकिन बाद में, दोनों साथ में हैं लेकिन एक जो है उसके बाद में आता, तभी तो आता है सर प्रतिनिधि। सुना है ना, रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि, कि भाई अगर मैं नहीं हूँ तो मेरे बाद मेरा प्रतिनिधि यहाँ पर है, प्रतिनिधि है ना, किसी की अनुपस्थिति में उसकी वकालत करने वाला, है ना, उसकी अनुपस्थिति का एहसास ना होने देने वाला, है ना। ओके, तो प्रति माने साथ में लेकिन बाद में, यानी कि ऐसे शब्द जो साथ में होते हैं लेकिन बाद में आते हैं। अय माने चलने वाला, अय का मतलब क्या है? चलने वाला, तो उसी से बन गया प्रत्यय, यानी कि ऐसे शब्द या शब्दांश। और ये जो आपके प्रत्यय होते हैं ना, एक्चुअली शब्दांश ही होते हैं। शब्दांश माने शब्द का हिस्सा, ये पूर्ण शब्द नहीं होते। उपसर्ग जो पूर्ण शब्द हो सकता है, जैसे अन है, बन है, अल, जैसे अलवेला में अल आपने जोड़ा तो उपसर्ग पूर्ण शब्द हो सकता है ना। और लिखावट में लिख हो सकता है, गलत हो गया, ये लिखावट में आवट प्रत्यय है, लिख धातु में आवट प्रत्यय है। ओके, आई एम सॉरी, जल्दबाजी में हो जाता है, ठीक है। तो प्रत्यय का मतलब, प्रत्यय जो है शब्द कभी, आप भी ध्यान रखना, प्रत्यय जो होगा वो शब्दांश के रूप में होगा, पूर्ण शब्द कभी भी नहीं होगा। ओके, तो ओके, प्रति यानी कि साथ में पर बाद में, अय माने चलने वाला। तो प्रत्यय जो है ऐसे शब्द या शब्दांश हैं जो किसी शब्द के बाद में या अंत में जुड़ते हैं और उसे एक नया अर्थ दे देते हैं। जैसे नया अर्थ का मतलब, जैसे कस में आवट जोड़ा हमने प्रत्यय तो क्या हो गया? ये कसावट, है ना। अड़ में ईयल प्रत्यय जोड़ा तो क्या हो गया? अड़ियल, है ना। नार में ईयल प्रत्यय जोड़ा तो क्या हो गया? नारियल, है ना। बहुत सारे अनगिनत, है ना, एग्जाम्पल हैं उसके। अच्छा, प्रत्यय जो है कभी कभी उल्टा अर्थ भी दे देते हैं, जो एक्चुअली जो शब्द होता है उसका विलोम अर्थ दे देंगे। जैसे पंडित, पंडित में आइन जोड़ा प्रत्यय है पंडिताइन, है ना। सेठ में आनी प्रत्यय जोड़ा क्या हो गया? सेठानी। ओके, उसी तरह से अब मैंने आपको बताया अभी प्रत्यय का जो है स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हो सकता, कि ये फ्री मतलब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इसकी नहीं होती है। अब माहौल ऐसा हो रहा है ना, धीरे धीरे इंग्लिश इतनी हावी होती जा रही है हमारे एकेडमिक कोर्सेज में कि हिंदी पढ़ाने के लिए भी आपको इंग्लिश का सहारा लेना पड़ रहा है। मैंने कहा ना, इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती, है ना। एक दिन हिंदी स्पोकन क्लासेस चला करेंगी, आप देखिए मेरे जीवन में ही चलेंगी। अगर यही हाल रहा, भाषा ऐसे ही पिछड़ती रही और इंग्लिश का महत्व हम लोग ऐसे ही देते रहे, तो आज जैसे इंग्लिश स्पोकन कोर्स हो रहे हैं, हिंदी स्पीकिंग कोर्स होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। अभी तो आप मीम्स बनाते हैं 68, 69, 79, 88, पता है 79 कितना होता है? यू नो 79 कितना होता है? 79 कितना होता है? 70, हाँ चलो, अभी पता है ना, आने वाली पीढ़ियों को 79, 88, 89 ये तो पता रहेगा ही रहेगा नहीं। आशीर्वाद कैसे लिखेंगे?
तो अभी भी नहीं पता तुम्हें? आशीर्वाद कवित्री, कवित्री में या पे छोटी की मात्रा, त्रा पे बड़ी की मात्रा होती है, लेकिन कभी ये लगती नहीं है ना? कभी वा पे लग जाएगी छोटी की मात्रा, कभी यत्री हो जाएगा, कभी त्रा पे छोटी की मात्रा लग जाएगी। तो कुछ वाहन तो ऐसे हैं कवियत्री बना देते हैं, या पे बड़ी की मात्रा और त्रा पे भी बड़ी की मात्रा। तो एक दिन ऐसा आएगा, हिंदी स्पीकिंग क्लासेज होंगी, मेरे ही जीवन में मैं पढ़ाऊँगा। ओके, चले आगे। तो कहाँ है? प्रत्यय का जो है वो स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता कि मतलब जैसे ये आप देख रहे हैं ना, आनी है, आवट है, इयल है, आइन है, ये जो शब्द हैं ये स्वतंत्र रूप से कहीं भी प्रयुक्त नहीं होते। समझ रहे ना? उपसर्ग प्रत्यय। अब बहुत सारे उपसर्ग प्रत्यय हैं, उनके एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखना आप लोग, एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है कि इसमें कौन सा उर्दू उपसर्ग है। जैसे वो है ना दुबला, तो यहाँ पे दू जो है वो उर्दू उपसर्ग है। कौन सा संस्कृत उपसर्ग है? जैसे तिरस्कार में तिरस्कार, एक सब लिखते हैं ना तिरस्कार, तो इसमें जो उपसर्ग है वो है तिरस, तो ये जो है संस्कृत उपसर्ग है ना? तो कौन सा संस्कृत उपसर्ग है, कौन सा उर्दू उपसर्ग है, कौन सा हिंदी उपसर्ग है, इस तरफ से भी आपसे पूछ सकता है। आइए सबको लिखते हैं, इसको पॉज कर दीजिए। तो अभी ध्यान आया, पीछे एक स्टूडेंट ने उस चीज़ को पकड़ा कि सर आपको बोलते हुए आपसे कुछ गलती हो गई है। गलती हो गई है कि यहाँ पर तो सही लिखा है उपसर्ग की परिभाषा बताते हुए, लेकिन मुंह से दो बार कुछ ये निकल गया है। मैंने ये कह दिया है पीछे क्लास में कि उपसर्ग का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, वो गलत बोल दिया। अगर मैंने ऐसा बोला है तो वो गलत बोल दिया। उपसर्ग का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, यहाँ पे लिखा भी होगा मैंने, कहाँ लिखा है? हाँ, उपसर्ग जो होते हैं शब्द, उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी होता है, अर्थात वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट भी करते हैं। ठीक है, ओके। जैसे दुबला में है ना, तो दू का अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी है। ठीक है, तो ये आपके सामने सब मैंने लिख दिया है बोर्ड पे। इसमें संस्कृत उपसर्ग, उसके बाद अरबी और फारसी के उपसर्ग, फिर हिंदी उपसर्ग। तो इसमें कुछ समझाना समय की बर्बादी ही है, सब कुछ स्पष्ट मैं पहले समझा चुका हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद मैं इसी तरह से कुछ प्रत्यय के एग्जाम्पल देता हूँ, उसको लिखता हूँ, उसका फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, इसको पॉज कर दीजिए। प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। यहाँ लिखा मैंने कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। एग्जाम में अक्सर पूछता है, कभी तो पूछ लेगा कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में अंतर क्या है, और कहीं पूछ लेगा इनमें से कौन सा कृत प्रत्यय है और कौन सा तद्धित प्रत्यय है। अगर इस तरह से पूछ लेता तो हमको लगता है कि ये अब सवाल जो है वो कठिन आ गया। यहीं पर एक और है, एक तो उपसर्ग और एक संयुक्त उपसर्ग। संयुक्त उपसर्ग में आपको बताता चलूँ, पीछे मैं आपको बताना भूल गया हूँ। संयुक्त उपसर्ग क्या है, आपने बस कुछ नहीं करना है कि जहाँ पर भी दीर्घ स्वर आ रहा हो किसी उपसर्ग में, जैसे छोटे आ की जगह बड़ा आ, छोटी की जगह बड़ी ई, है ना, छोटे ऊ की जगह बड़ा ऊ और ए की जगह आई, जहाँ पर भी उपसर्ग में दीर्घ स्वर आ रहा हो तो वो संयुक्त उपसर्ग होगा आपका। आप इस चीज़ को ध्यान रख लेना, ठीक है ना। अब बात याद रहेगा, जहाँ पर भी बड़ी मात्रा आ रही हो या दीर्घ स्वर आ रहा हो वहाँ पर संयुक्त उपसर्ग होगा। अब बात करते हैं आपके प्रत्यय के प्रकार। दो प्रकार के प्रत्यय हुए, एक तद्धित प्रत्यय और एक कृत प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय में सबसे पहली बात कृत प्रत्यय। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है ये कृत प्रत्यय के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो कृत प्रत्यय ऐसे प्रत्यय जो किसी धातु शब्द में जुड़ते हैं। अगर आप स्टेट पीसीएस का मेन एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसमें मेन एग्ज़ाम में जो हिंदी है उसमें इसकी परिभाषा आपसे पूछ सकता है, पूछता भी है अक्सर, खास करके एमपी और यूपी का जो पैटर्न है, उत्तराखंड का जो पैटर्न है, उसमें अक्सर पूछता है आपसे। तो आप कुछ नहीं, आपने बस ये याद रखना कि ऐसे प्रत्यय जो किसी धातु शब्द के अंत में जुड़ते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और इनको कहते हैं कृतांत। क्या कहते हैं? कृतांत। यहाँ लिख देता हूँ मैं, कृतांत। सिंपल सी बात है, ऐसे प्रत्यय जो किसी धातु शब्द में जुड़ते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि धातु शब्द क्या होता है। तो ऐसे शब्द या शब्दांश, ऐसे शब्द या शब्दांश जिनमें अगर कोई प्रत्यय जुड़ जाए तो कोई सार्थक शब्द दे देते हैं। वो सार्थक शब्द संज्ञात्मक भी हो सकता है, भावात्मक भी हो सकता है, वो विशेषणात्मक भी हो सकता है, क्रियात्मक भी हो सकता है। आपसे पूछ सकता है क्रियात्मक प्रत्यय, भावात्मक प्रत्यय या विशेषणात्मक प्रत्यय, क्रियात्मक धातु, भावात्मक धातु या विशेषणात्मक धातु। अगर आपने समास कारक क्रिया नहीं पढ़े हैं, आपको नहीं आता है, तो आप मेरी पिछली वीडियो देखिए, उनमें मैंने आपको समास कारक और क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम ये सारे बता रखे हैं। ठीक है, तो
धातु शब्द वो शब्द हुए, ऐसे शब्द या शब्दांश जिनमें आप कोई प्रत्यय जोड़ें और प्रत्यय जोड़ने से कुछ नया शब्द बन जाएगा। वो क्रियात्मक शब्द भी हो सकता है, जैसे मैंने लिखा है पाठ, लिख, पाल, उड़, ये सारे धातु शब्द हैं और इनमें मैंने कोई प्रत्यय जोड़ा तो ये बन गया पाठक, लेखक, पालन और उड़ान। सेम भावात्मक, अब जैसे सड़, सूख, तुल, ये धातुएं हैं। इस ऐसे शब्द या शब्दांश हैं जिनमें हम कोई प्रत्यय जोड़ रहे हैं, कोई शब्द जोड़ रहे हैं, तो ये सारे के सारे धातु शब्द हैं। इससे बन गया सड़ियल, सूखा, तुलना। उसी तरह से विशेषणात्मक कुछ धातुएं हैं, जैसे कुमार, सुर, मोट, घट, इनमें आपने प्रत्यय जोड़ा तो कुमारी, सुरीली, मोटा, घटिया। ठीक है साहब, तो ये हो गए आपके धातु शब्द। इसमें जो प्रत्यय जुड़ते हैं, नया अर्थ देते हैं, वो कहलाते हैं कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय या कृतांत भी इनको बोल देते हैं। ओके, अब तद्धित प्रत्यय कौन है? ऐसे प्रत्यय जो किसी धातु शब्द के अंत में नहीं जुड़ते हैं, जो किसी धातु शब्द या शब्दांश के अंत में नहीं जुड़ते हैं, वो सारे आपके जो हैं वो तद्धित प्रत्यय हैं और उनको क्या कह देंगे आप? तद्धितांत। तद्धितांत। यूपीपीसीएस में एक बार 10 नंबर में ये सवाल आया था कि कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल आप दीजिए। और अंदर आपको जाएगा तो वो कह देगा क्रियात्मक प्रत्यय, भावात्मक प्रत्यय और विशेषणात्मक प्रत्यय, संयुक्त प्रत्यय और संयुक्त उपसर्ग और असंयुक्त उपसर्ग आपसे वो कह देगा। तो संयुक्त उपसर्ग में आपने बस ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर दीर्घ स्वर आ रहा है, बड़ा, बड़ी, रीरी, रीरी भी ध्यान रखना, री से रीरी, ये भी दीर्घ स्वर है। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, आई, ये सारे के सारे जो हैं, इससे जो उपसर्ग बन रहा है वो आपका संयुक्त उपसर्ग होगा। ओके, समझ गए? क्लियर है? तो अभी मैं आपको कुछ प्रत्यय और उपसर्ग के मैं उदाहरण आपको लिखा चुका हूँ, प्रत्यय के उदाहरण मैं आपको लिखा रहा हूँ। इसमें कौन से कृत होंगे, कौन से तद्धित होंगे, मैं सब अलग अलग लिख दूंगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक आपकी सेवा में नया बोर्ड हाजिर है। तो ये सारे मैंने एग्जाम्पल जो हैं एक जगह पर लिख दिए हैं। इसमें जो मूल शब्द या धातु हैं उनसे बनने वाले जो कृत प्रत्यय हैं, ये सारे एक जगह, ये सारे के सारे यहाँ पर जो जितने भी लिखे हैं ये सारे कृत प्रत्यय हैं और इधर जो हैं ये सारे के सारे जो हैं वो तद्धित प्रत्यय हैं। तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन आप इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो में कई बार मैंने आपसे कहा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर के उसको सेव करके मत रखिए, उसको कागज़ में लिख लीजिए, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर भूल जाएंगे तो किस्मत भी आपको भूल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।